नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर अत्री, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। वंदन और अभिनंदन है बच्चों आपका। ठीक है। और पिछला जो हमारा सेशन था वो स्त्री दशा पर ही था, यानी मुगल कालीन और सल्तनत काल की स्त्रियों की क्या कंडीशन थी, उसको मैंने थोड़ा सा आपके प्राचीन इतिहास से भी जोड़कर दिखाया कि प्राचीन इतिहास में स्त्रियों की दशा क्या थी और क्यों उसमें गिरावट आती, क्यों उनसे रिलेटेड बहुत सारी सामाजिक बुराइयां उनके साथ जुड़ती चली गई, चाहे वो बाल विवाह रहा, सती प्रथा रहा, पर्दा प्रथा रहा, बाल हत्या रही, दहेज प्रथा रहा। तमाम ऐसी सामाजिक कुरीतियां और बुराइयां उनके जीवन के साथ गहराई से जुड़ती चली गई। ठीक है। और जब भारत में विदेशियों का आगमन हुआ, बहुत सारे विदेशी अटैकर्स भारत में आए, तो उनके द्वारा या उनके आने की वजह से भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं विकसित हुई हिंदुस्तान के समाज में, जो महिला समाज से जुड़ी हुई हैं, जैसे जौहर प्रथा। ठीक है। जौहर प्रथा भी उन प्रथाओं में एक है। ठीक। जो तुर्कों के आने के बाद क्या होती है, शुरू होती है। तो पिछली क्लास में हमने बहुत कुछ डिस्कस तो किया था, अकबर के समय की चीजों को डिस्कस किया था। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और एजुकेशन सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में वीमेन कंडीशन क्या थी या महिलाओं की क्या भूमिका थी, उस पर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। लेकिन पिछली क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा, हमने जो ब्रेक लिया था वो सती प्रथा पे लिया था। ठीक है। कि सती प्रथा की क्या कंडीशन थी मुगलिया सल्तनत में, मुगल पीरियड में। ठीक है। तो वहीं से हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। देखिए, बात यदि बच्चों हम सती प्रथा की करें कि सती प्रथा की क्या कंडीशन थी, एक बार सेशन को आप लोग सभी लोग क्लियर कर दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड। ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सब कुछ क्लियर है। हम्म। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हम लोग। तो मैं बात कर रहा था कि मुगल डायनेस्टी में, ठीक है, मुगल डायनेस्टी में सती प्रथा को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सती प्रथा को चलिए एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बात यदि हम सती प्रथा की करें तो सती प्रथा जो शब्द है, ठीक है, इसका सबसे प्रथम उल्लेख जो है वो आपके ऋग्वेद में आता है। ठीक है। इसका इसकी प्रथम चर्चा जो है वो आपके वैदिक साहित्य में की गई है। वैदिक साहित्य में इसकी चर्चा सबसे पहले आती है। ठीक है। फिर आप देखेंगे तो महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है, जहां पर माद्री जो है सती हो जाती है। फिर आप देखेंगे तो आप सबसे पहला जो अभिलेखीय प्रमाण आपको सती प्रथा का मिलेगा। ठीक है। अभिलेखीय प्रमाण में सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण जो है वो है आपका एरण अभिलेख, जो आपका गुप्तों का है, परवर्ती गुप्त शासकों का। जहां से आपको जो है सबसे पहले सती प्रथा का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है, जिसमें सेनापति गोपराज की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी क्या होती है, सती हो जाती है। इसके बाद आप पूर्व मध्यकाल में आप देखेंगे तो पूर्व मध्यकाल में यह सती प्रथा जो है खास तौर से राजपूतों में प्रचलित रही। ठीक है। यानी राजपूत परिवार में ये परंपरा बड़ी तेजी से आपको दिखाई देगी। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रमाण आपको दिखेंगे राजपूत परिवार में। इसी के समकालीन आपका जो वर्धन वंश है, ठीक है, वर्धन वंश में भी आप देखेंगे तो हर्ष की माँ यशोमती सती हो गई थी। ठीक है। हर्ष की माता थी यशोमती और उनकी बहन राजश्री भी सती होने जा रही थी ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद। ठीक है। पूर्व मध्यकाल में ये परंपरा प्रचलन में बनी रहती है और यही परंपरा आगे चलकर जब तुर्क हिंदुस्तान में आए, तो तुर्कों के आने के बाद जो है, तुर्क आगमन जब हिंदुस्तान में हुआ तो इसका थोड़ा सा विस्तार हुआ और जौहर प्रथा जो है एक नई परंपरा के तौर पर आपको दिखाई देती है। जौहर प्रथा का जो प्रचलन है ये सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण होता है, ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है, ठीक है, वहां पर सबसे पहले जो है वहां के राजा दाहिर की पत्नी जो है वो क्या करती है, जौहर लेती है। फिर उस परंपरा की कड़ी में आपको कई ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, चाहे वो पद्मनी हो, चाहे राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मनी हो, ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखते जाते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा जो फोकस है वो है बात सती प्रथा पर। ठीक है। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का जो पहला प्रयास किया गया, ठीक है, तुर्कों के आने के बाद, ठीक है, तो प्रथम प्रयास किया गया आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन
तुगलक के द्वारा किया गया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ये एक नियम बना दिया कि किसी भी स्त्री को यदि सती होना है तो उसे जो है राज्य से या राज्य कानून के तहत जो है उसे क्या करनी होगी, अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के वो सती नहीं हो सकती। और सामान्यतः जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य कानून को इतना कठोर कर दिया था कि सती प्रथा को अनुमति ना दी जाए, ठीक है। और धीरे धीरे सती प्रथा को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इस बात को वह क्या करता था, समझता था, ठीक है। तो यम्बीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है पहला तुर्क था, ठीक है, जिसने ये प्रयास किया। लेकिन बात हम अगर मुगल काल की करें तो मुगल काल में जो सबसे पहला प्रयास है, ठीक है, तो मुगल काल में सबसे पहला प्रयास हुमायूं के द्वारा किया गया, ठीक है। प्रथम प्रयास जो है इसने किया हुमायूं, ठीक है। हुमायूं भी काफी उदार शासक था। हुमायूं को जो प्रयास था उसका ये प्रयास था, इसने आदेश ये जारी किया कि यदि कोई विडो है या विधवा है, ठीक है, कोई स्त्री यदि विधवा है, ठीक है, और विधवा जो है अब संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, संतान न उत्पन्न कर सके, ठीक है, संतान यदि वह न उत्पन्न कर सके तो उसे सती न किया जाए। यानी ऐसी विडो जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो गई है, उसका मोनोपोज कंडीशन आ गया हो, ठीक है, तो उसे अब जो है सती होने के लिए बाध्य न किया जाए। यह आदेश था बच्चों किसका, हुमायूं का, ठीक है। यानी एक तरह से आप देखें तो हुमायूं ने भी सती प्रथा को क्या किया, प्रतिबंधित करने का एक प्रयास किया, ठीक है। उसने कहा कि यदि कोई महिला संतान योग्य नहीं रह गई है अब और वो विडो हो चुकी है तो उसे जलाया न जाए, चाहे वह स्वेच्छा से भी ऐसा करने को तैयार हो। यानी वह स्वयं यदि सती होना चाहती हो फिर भी उसे सती होने न दिया जाए, ठीक है। ये जो आदेश था ये किसका आदेश था बच्चों, आपके हुमायूं का आदेश था। और इन्हीं के बेटे अकबर जो है आगे चलकर इसे और आगे बढ़ाते हैं। तो हुमायूं ने भी जो आदेश जारी किया उसमें उसने ये भी कहा था कि अगर कोई सती होती है जो जन्म देने लायक है, जो संतान उत्पन्न करने लायक है और उसे सती होना है तो उसे राज्य से क्या होना लेगा, मैंने लेना होगा, अनुमति लेना होगा। तो थोड़ा सा उसने प्रयास किया लेकिन पूरी तरह उसने सती प्रथा को बच्चों प्रतिबंधित नहीं किया, ठीक है, किसने, हुमायूं ने, ठीक। अब बात करें यदि हम अकबर की कि अकबर के द्वारा क्या प्रयास किए गए, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने अकबर के समय की बात को डिस्कस किया था कि विवाह परंपरा के तौर पर अकबर ने क्या प्रयास किया था। तो विवाहों को अकबर ने यह माना था कि भाई विवाह तो पहली बार बाल विवाह नहीं होना चाहिए और विवाह जो है वर और वधू की सहमति से होना चाहिए। उस सहमति के साथ साथ दोनों परिवारों की सहमति भी होना चाहिए। जैसे आज हम लोग वैवाहिक संबंधों को कायम करते हैं, ठीक है, तो इन परंपरा को अकबर ने सबसे पहले कोशिश किया था क्या करने का, स्टार्ट करने का बच्चों। लेकिन बात यदि हम सती प्रथा की करें कि अकबर ने सती प्रथा के संदर्भ में क्या प्रयास किए, तो माना जाता है कि सती प्रथा को रोकने के लिए अकबर ने अपने कोतवालों को, जो कोतवाल होता है, जो पुलिस विभाग का प्रमुख होता है, ठीक है, उन्होंने इसको आदेश दिया था कि यदि कोई महिला सती होने की इच्छा रखती भी है तो उसे सती न होने दिया जाए, ठीक है। और माना जाता है कि अकबर की जो दीन इलाही थी, ठीक है, जो दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था एक नए धर्म के नाम से, ठीक है, उस दीन इलाही में भी अकबर ने कहा था कि सती प्रथा समाज की परंपरा के तौर पर उचित नहीं है। यानी अकबर की दीन इलाही में सती प्रथा की क्या की गई थी, निंदा की गई थी। पहले तो इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, ठीक है, और सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के साथ साथ जो धर्म इन्होंने संचालित किया, ठीक है, जिसे आप दीन इलाही कहते हैं, ठीक है, दीन इलाही में अकबर ने सती प्रथा की क्या की, निंदा की, ठीक है। यहां पर उसने सती प्रथा की निंदा की और इसे समाज के अनुकूल जो है नहीं माना और कहा कि यह समाज में प्रचलित होने लायक जो है परंपरा नहीं है, इसका प्रचलन समाज में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसे धीरे धीरे समाज से क्या करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। माना जाता है कि जहां भी ये पता चलता था कि नहीं किसी विधवा को जलाया जा रहा है, वहां स्वयं अकबर बच्चों क्या करता था, हस्तक्षेप करता था और किसी भी विधवा को जलाए जाने से प्रतिबंधित कर देता था कि जबरन आप उसे नहीं जला सकते हैं, जबरन किसी वीडियो को आप नहीं जला सकते हैं, ठीक है। माना जाता है कि जहांगीर जो स्वयं अकबर के क्या है, पुत्र हैं, इनके ससुर हुआ करते थे भगवान दास, ठीक है, भगवान दास जोधाबाई के क्या थे, भाई थे, मान सिंह जोधाबाई के भतीजे थे, भगवान दास के पुत्र थे। और कहा जाता है कि जब जहांगीर के ससुर भगवान दास की भांजी थी, इनकी स्वयं भगवान दास की भांजी थी, जयमल से जिसका विवाह हुआ था, जयमल राणा से,
जब वो वीडो हो गई, ठीक है, तो उसकी रक्षा करने के लिए जो है यहां पर अकबर ने क्या किया था, एक्शन लिया था। ठीक है, कहा जाता है कि जयमल का जो बेटा था, जब जयमल की मृत्यु हो जाती है और भगवान दास की पुत्री जब वीडो हो गई, तो जयमल के बेटे ने बाध्य किया अपनी मां को कि नहीं तुम जलो, ठीक है, तुम सती हो हमारे पिता की चिता पर। लेकिन यहां पर ऐसा करने से बंद कर दिया गया और अकबर जो है जयमल के बेटे को क्या करता है, कैद में डाल देता है। ठीक है, यानी वो कोशिश करता है कि नहीं, राजपूताना की जो परंपराएं हैं, हालांकि सती प्रथा की जो परंपरा है वो राजपूतों में ही सबसे ज्यादा क्या थे, प्रचलित थी, वहां भी वह उसे प्रतिबंधित करने की क्या करता है, कोशिश करता है। और माना जाता है कि जयमल के बेटे को उसने कैद में डालकर राजपूतों की ये परंपरा, जो सती प्रथा का जो परंपरा था, ठीक है, इसको उसने रोकने की कोशिश की। इस घटना की चर्चा जो है ट्रेवेर्नियर भी करता है। ठीक है, यानी जयमल की विधवा, जयमल की विधवा के सती होने की जो परंपरा है, ठीक है, इस परंपरा की जो चर्चा है वो ट्रेवेर्नियर भी करता है और बर्नियर भी करता है। ट्रेवेर्नियर विदेशी यात्री है, ठीक है, ट्रेवेर्नियर और बर्नियर दोनों जो है इसकी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, दोनों इसकी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ट्रेवेर्नियर और बर्नियर जो है दोनों इसकी बच्चों चर्चा करते हैं। एक और है जो इस बात का उल्लेख करता है, उसका नाम है डेलावले। डेलावले का उल्लेख जो है हम लोग पिछली क्लास में भी किए थे। डेलावले भी इसकी इस घटना का क्या करता है, उल्लेख करता है। जयमल कौन है, भगवान दास का दामाद है। ठीक है, भगवान दास के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि भगवान दास कौन है। तो भगवान दास जो है वो बेसिकली जो है क्या है, अकबर के साले लगेंगे एक तरह से आप देखो तो, भाई जोधाबाई के क्या है, भाई है। ठीक है, तो पिलसाट, अच्छा पिलसाट जैसे है, पिलसाट जो है, पिलसाट तो इसमें नहीं है, पिलसाट भी एक यात्री है। ठीक है, पिलसाट ये नाम याद रखिएगा, पिलसाट का नाम याद रखिएगा। पिलसाट क्या कहता है विधवा व्यवस्था या सती प्रथा के संदर्भ में, वह लिखता है कि मुगल सल्तनत में जो गवर्नर्स होते थे, ठीक है, कहता है कि यहां पर जो गवर्नर होते थे वो विधवा को सती होने से रोकने का काम करते थे। ठीक है, कोई भी जो गवर्नर होता था वो किसी विडो को सती होने से प्रतिबंधित करता था। ठीक है, और प्रतिबंधित करने के बाद ये घटना कौन बता रहा है, पेलसाट बता रहा है। पेलसाट कह रहा है कि मुगल काल में अकबर के समय, ठीक है, ये बता रहा है कि भाई जो अकबर है, ठीक है, अकबर के समय जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, जो प्रांतों के मुखिया हैं, ये सती प्रथा को प्रतिबंधित करते हैं, सती प्रथा को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, और सती प्रथा को रोकने के साथ जो है जो विडो होती थी, ठीक है, उस विधवा को अनुदान देते थे। ठीक है, उसे क्या करते थे, उस विधवा को ये अनुदान प्रदान करते थे ताकि वो क्या रहे, जिंदा रह सके। ठीक है, उसका जीवन यापन चल सके। ठीक है, अब आगे जब जहांगीर का काल आया तो जहांगीर ने भी सती प्रथा को क्या किया, प्रतिबंधित किया, यानी पिता के कदमों पर आगे बढ़ा, इसने भी सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। इसने भी सती प्रथा को क्या किया, प्रतिबंधित किया। ठीक है, इसने भी बैन किया सती प्रथा, भाई सती प्रथा सही नहीं है, इसे संचालित नहीं किया जा सकता। इसे जहांगीर भी रोकने की क्या करता है, कोशिश करता है। और कम उम्र की विधवाओं को तो एकदम सती नहीं होने देना चाहता था। यानी जहांगीर के समय जो है, जो बहुत माइनर एज की विडो होती थी, बहुत कम उम्र की विधवाएं होती थी, उनको सती होने के लिए एकदम अनुमति नहीं दी जाती थी जहांगीर के समय जो है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, कहा जाता है कि जहांगीर के समय जब ये पता चला कि हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, उस तराई क्षेत्र में जो है धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ठीक है, और वहां उसने जब देखा कि भाई जो मुसलमान है, ठीक है, माने हिंदुओं को क्या किया जा रहा है, मुसलमान में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, और उसने ये भी देखा कि वहां का जो समाज है, उस समाज में भी सती प्रथा और शिशु हत्या दोनों वहां पर प्रचलन में है। तो माना जाता है कि स्वयं जहांगीर ने इसके लिए एक्शन लिया था। और हिमालय के तराई क्षेत्र में, ठीक है, हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, उस हिमालय के तराई क्षेत्र में इसने 3 काम किए थे। हिमालय का जो तराई क्षेत्र है जहांगीर के समय, वहां पर महिलाओं के संदर्भ में इसने 3 काम किया। एक, धर्मांतरण रोका, धर्मांतरण पर प्रतिबंध,
सबसे पहला काम उसने किया, धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा काम उसने ये किया, ठीक है, कि दूसरा काम उसने किया कि शिशु हत्या पर यहां प्रतिबंध लगाया, शिशु हत्या पर प्रतिबंध, ठीक है। नंबर 3, तीसरा काम उसने ये किया, ठीक है, कि तीसरा काम उसका ये था, तीसरा काम उसका ये था कि हाँ, सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठीक। ये 3 काम कौन करता है? आपका जहांगीर करता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है, कहते हैं कि हिंदू प्रथा को हिमालयी क्षेत्र में बनाए रखने की बात करता है, वहां पर जो धर्मांतरण चलता है उसे उसने रोकने की कोशिश किया, ठीक है। इस अपराध के लिए उसने मृत्युदंड देने का प्रावधान रखा कि भाई अगर आप ये तीनों अपराध करते हो, किसी के द्वारा भी ये तीनों अपराध होता है, तो उसे सीधे जो है क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड दिया जाएगा। जहांगीर के समय ये आदेश क्या किए गए थे? जारी किए गए। लेकिन जब बात होती है इनके पुत्र शाहजहां के कार्यकाल की बच्चों, ठीक है, तो माना जाता है कि शाहजहां ने स्त्रियों के संदर्भ में एक आदेश पारित किया था, और वो आदेश ये था, उन्होंने कहा कि देखिए, शाहजहां में थोड़ा सा ट्यूनिंग बदल जाती है, शाहजहां में थोड़ा सा इस्लामिक कट्टरता के गुण आ गए थे। अकबर जैसा उदार शाहजहां नहीं था, और ना ही जहांगीर जैसा उदार बच्चों शाहजहां था, ठीक है। तो शाहजहां ने अपने समय एक आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने बड़े साफ शब्दों में ये कहा था कि जो मुस्लिम कब्रिस्तान है, ठीक है, जो मुस्लिम कब्रिस्तान है उनके निकट किसी भी विधवा को सती न किया जाए। पहला आदेश इनका था। शाहजहां के समय का जो फर्स्ट आदेश है, ठीक है, वो ये है कि किसी भी विधवा को शाहजहां ने आदेश दिया था कि मुस्लिम कब्रिस्तान के नजदीक, मुस्लिम कब्रिस्तान के नजदीक नजदीक किसी विधवा को सती न किया जाए या जलाया न जाए, न जाए, ठीक है। यह आदेश बच्चों किसका था? शाहजहां का था, जो विधवाओं के संदर्भ में या सती प्रथा के संदर्भ में बच्चों इन्होंने क्या किया? जारी किया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा कि देखिए ये मुसलमानों के नियमों या उनके आचरण के केवल एकदम माने उसके विपरीत है, ठीक, इसलिए इन्होंने ऐसा जारी किया आदेश। लेकिन सॉरी, जब औरंगजेब का टाइम पीरियड आया, तो औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा मुगल बादशाह था, ठीक है, जिसने जिसने एक निश्चित आदेश जारी करके राज्य में सती प्रथा को पूरी तरह क्या करता है? प्रतिबंधित कर देता। और ये आदेश के विषय में कौन बताता है? मनुची, जो औरंगजेब के समय का एक विदेशी यात्री है, वो कहता है कि औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का ऐसा इकलौता बादशाह था जिसने इसे प्रतिबंधित करने के लिए कानून पारित किया, आदेश जारी किया, ठीक है। अकबर ने भी रोकने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा कोई कानून अकबर बना नहीं पाए थे, ठीक है। ये काम सबसे पहले किया किसने? औरंगजेब ने, अकॉर्डिंग टू किसके? मनुची के, ठीक है। मनुची कहता है, मनुची के अनुसार औरंगजेब प्रथम बादशाह है, औरंगजेब प्रथम बादशाह था जिसने जिसने सती प्रथा जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी किया। ठीक है, प्रतिबंधित करने के लिए क्या किया? आदेश जारी किया। ये कौन करता है? औरंगजेब करता है बच्चों, ठीक है। ये कौन करता है? औरंगजेब करता है। और मनुची का ही एक स्टेटमेंट और भी है, जिसमें वो कहता है कि राजपूत राजा की जो प्रमुख रानी है, ठीक है, प्रमुख रानी को सती नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि उसके क्या होते थे? पुत्र होते थे। जो राजा की जो प्रमुख रानी होती थी, उसे सती होने की अनुमति एकदम नहीं थी।
ये भी स्टेटमेंट किसका है? मनुची का है, मनुची ही बताता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चों, ये तो रही सती प्रथा की बात। ठीक है, ये तो सती प्रथा के संदर्भ में हमने डिस्कस किया। आइए महिलाओं के मामले में अन्य जो रूल एंड रेगुलेशन थे उस समय, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि मुगल काल में जैसे जौहर है, ठीक है, जौहर जो परंपरा है वो तुर्कों के आने के बाद क्या होती है? शुरू होती है, ये सभी को पता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जौहर शब्द की बात करें तो माना जाता है जौहर जो है जतुग्रह एक शब्द है जिससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जौहर शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे होती है? जतुग्रह शब्द से होती है। ठीक है, और इसका तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य है लाख से बना हुआ घर। लाख क्या है? लाख एक पदार्थ होता है, ठीक है, जो जलता है। लाख जो है, ठीक है, जैसे देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जो जौहर परंपरा है, ठीक है, तो जौहर जो शब्द है, जौहर शब्द ये जतुग्रह शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसकी उत्पत्ति जो है जतुग्रह शब्द से उत्पत्ति है। ठीक है, जतुग्रह शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है लाख से बना हुआ घर। का अर्थ होता है लाख से बना हुआ घर। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? कि लाख से बना हुआ घर है। ठीक, तो जौहर शब्द बच्चों, कहते हैं कि जौहर शब्द का जो तात्पर्य है, ठीक है, वह एक सामाजिक परंपरा के तौर पर देखा गया मुसलमानों के आगमन के बाद। लेकिन क्या इसका प्रचलन या इसका उल्लेख कभी भारत में पहले दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है। माना जाता है कि इसका सबसे पहला उल्लेख जो है, ठीक, कहां पे होता है? महाभारत में। ठीक है, इसका प्रथम उल्लेख जो है महाभारत में हुआ है। ठीक है, महाभारत में इसका प्रथम उल्लेख आता है। ठीक है, इसका, जौहर का। लेकिन ये परंपरा के तौर पर, ठीक है, परंपरा के तौर पर यानी परंपरा के रूप में पूर्व मध्यकाल से प्रारंभ हुआ। परंपरा के रूप में इसकी शुरुआत कब होती है? तो पूर्व मध्यकाल में। परंपरा के रूप में इसकी शुरुआत कब होती है? पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में ये परंपरा के तौर पर क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम आक्रमण के बाद आप जानते हैं कि जौहर प्रथा समाज की एक अनिवार्य परंपरा बन गई और खास तौर से राजस्थान के राजपूतों में इसका प्रचलन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि शत्रु के हाथों जब राजपूत राजा मारे जाते थे, ठीक है, या राजपूत लोग मारे जाते थे, तो उनकी जो पत्नियां होती थी वो सामूहिक रूप से क्या होती थी? अग्नि में प्रवेश करती थी। ठीक है, और अग्नि में प्रवेश करके अपना आत्मदाह कर लेती हैं। एक और परंपरा आपको दिखती है, ये तो अग्नि की बात हो गई। एक परंपरा आपकी जल जौहर है। ठीक है, जहां पानी में प्रवेश करके सब आत्मदाह करती थी, जल जौहर। तो जल जौहर की परंपरा भी आपके राजपूताना क्षेत्र में बच्चों क्या थी? प्रचलित थी। ठीक है, और माना जाता है कि ये जो परंपरा है ये राजपूत रानियों के सम्मान और गौरव से जुड़ी हुई परंपरा है। ठीक है, ये जो है राजपूत रानियों के सम्मान और गौरव से जुड़ी हुई क्या है? परंपरा है। ठीक है, ये गौरव से जुड़ी हुई एक परंपरा है। ठीक, राजपूत रानियों की बात समझ रहे हैं? तो यहां पर जो है जौहर परंपरा का प्रचलन भी आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी राजपूत रानियां, चाहे वो पद्मिनी हो, चाहे राजा दाहिर की पत्नी हो, ठीक है, चाहे अन्य राजपूत राजाओं की पत्नियां हैं, जो बच्चों जौहर परंपरा को क्या करती हैं? स्वीकार करती हैं और उन्होंने आत्मदाह किया। ठीक है, ये तो बात हो गई जौहर परंपरा की। आइए जरा बात करते हैं बच्चों अन्य परंपराओं की। मुगलिया सल्तनत में कहते हैं कि मुगल काल में तलाक और पुनर्विवाह मुसलमानों में बड़ी आम बात थी। ठीक है, ये दोनों चीजें आप जानते हैं कि भाई 3 बार 3 शब्द का उपयोग यदि कोई कर दे तो पत्नी हाथ से गई। ठीक है, उसका कोई संबंध आपसे नहीं है। ठीक है, वापस पुनर्विवाह अगर वो करना है तो हलाला की जो परंपरा आजकल चल रही है, हालांकि
हलाला की परंपरा वहां पे नहीं दिखाई देती है। ठीक है, आजकल एक नया सिस्टम चला हलाला जिसे कहते हैं आप। ठीक है, यानी उसी स्त्री को दोबारा आपको अपनाना है तो वो किसी पर पुरुष से विवाह करके ही आपके पास आ सकती है, डायरेक्ट आपसे पुनः विवाह नहीं कर सकती। गजब की परंपरा है मुसलमानों में। तो तलाक और पुनर्विवाह ये दो परंपराएं मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम समाज में बच्चों प्रचलन में थी। माना जाता है कि मुस्लिम समाज में जो पत्नी होती है, ठीक है, जो पत्नी है, अगर पति उसे 3 बार क्या कर दे, तलाक तलाक की घोषणा कर दे, तो उसका जो संबंध है वो विच्छेद माना जाता है। संबंध उसके क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये बच्चों कि यदि वो चाहे, जिसको तलाक दिया गया है, यदि वो चाहे तो पति की सहमत से, पति की सहमत, अब जैसे पत्नी अगर तलाक लेना चाह रही है तो उसमें क्या है कि पति की सहमत से वो तलाक क्या कर सकती है, ले सकती है। इसे खाला कहा जाता है। आप समझेंगे नहीं, इसी को क्या कहते हैं, खाला। यानी पुरुष तो 3 बार, उसे किसी से अनुमति नहीं लेना है, 3 बार वो तलाक तलाक शब्द का उपयोग कर दे तो वो क्या हो जाता है, संबंध विच्छेद मान लिया जाता है, तलाक मान लिया। लेकिन यार ये पत्नी जो है, यदि वो तलाक लेना चाहती है तो उसे क्या करना होगा, उसे पति से सहमति से, यानी वो यदि वह चाहे तो पति की सहमत से तलाक ले सकती है। ऐसी स्त्री को हम क्या कहते हैं, खाला कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस शब्द को पूछ सकता है कभी भी जो है। लेकिन हिंदुओं में यह परंपरा नहीं थी बच्चों। संबंध विच्छेद का उल्लेख हिंदुओं में सबसे पहले कहां दिखता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जहां वो संबंध विच्छेद की बात करता है। संबंध विच्छेद ही तो तलाक है। हिंदुओं में तलाक की जो परंपरा है वो आपको नहीं दिखाई देती, हिंदू समाज में यहां नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे महाराष्ट्र, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र बच्चों, महाराष्ट्र के जो गैर ब्राह्मण थे, ठीक है, और पंजाब में जो जाट है, ठीक है, उनमें जो है विधवा विवाह का क्या था, प्रचलन था। ये ध्यान रखिएगा। हालांकि चूंकि जब सती प्रथा की परंपरा है तो विधवा विवाह हो नहीं सकता। लेकिन दो ऐसे क्षेत्र और समुदाय हैं, ठीक है, जहां हिंदू समाज में विधवा विवाह की अनुमति जो है, हिंदू समाज में विधवा विवाह की जो अनुमति है वो दो ऐसे स्थान थे जहां पर थी। एक आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कौन सा वर्ग, गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ग नहीं बच्चों, गैर ब्राह्मणों में, गैर ब्राह्मणों में, ठीक है, और दूसरा पंजाब के जाटों में, पंजाब के जाटों में, सिखों में नहीं बच्चों, जाटों में। ठीक है, और ये जाट जो है, ठीक है, इन जाटों में ये परंपरा, विधवा विवाह की परंपरा का प्रचलन बना हुआ था। और कहा जाता है कि यहां पर जो है, जो उमरा वर्ग था मुस्लिम समाज का, ठीक है, मुगल काल में जो मुस्लिम समाज का जो उमरा वर्ग है, 1 मिनट बच्चों, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। तो यहां पर जो उमरा वर्ग है मुस्लिम कम्युनिटी का, कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के उमरा वर्ग में तलाक की जो परंपरा थी, ठीक है, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, तलाक की जो परंपरा थी उसे अच्छा नहीं मानते थे, बल्कि जो मिडिल क्लास है, ठीक है, उसमें ये परंपरा काफी प्रचलन में थी। तलाक की जो परंपरा वो ज्यादातर मिडिल क्लास में प्रचलन में थी। और सबसे बड़ी बात बच्चों, जो 18वीं सदी है, यानी जब मुगल काल का पतन शुरू होता है, परवर्ती मुगल काल जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें एक घटना की चर्चा की गई है जिसमें ढाका के राजबल्लभ, राजबल्लभ क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर था, जो भागकर चला गया था किसके पक्ष में, मीर जाफर के पक्ष में। ठीक है, बाद में रॉबर्ट क्लाइव का सहयोगी बन जाता है, यानी सिराजुद्दौला का दुश्मन बना। तो कहते हैं कि राजबल्लभ जो ढाका का था, वजीर था, फाइनेंस मिनिस्टर था, राजबल्लभ की विधवा, ठीक है, जलने से क्या करती है, इनकार कर देती है। ठीक है, वहां पर ढाका के राजा राजबल्लभ ने विधवा विवाह, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, ठीक है, नहीं, उन्होंने सती प्रथा के बारे में नहीं, विधवा मैंने जलाने की परंपरा को रोकने की बात नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि, उन्होंने बच्चों ये कहा था कि विधवा विवाह की जो परंपरा है, ठीक है, हम उसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। उन्होंने बंगाल में से क्या कर दिया था, रोक दिया था। ठीक है, विधवा विवाह की परंपरा को चलाने में उन्होंने क्या किया था, अपने को
असफल मान लिया था कि भाई हम इस परंपरा को आगे नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, ढाका के राजबल्लभ का ये स्टेटमेंट है कि बंगाल में ये परंपरा आगे नहीं चलाई जाएगी। हालांकि ये बंद नहीं हुई, चलाई गई आगे जो है। ठीक है, लेकिन मुगल काल में हिंदू समाज से जुड़ी हुई जो परंपराएं रही, चाहे वो पर्दा प्रथा रही, चाहे बाल विवाह रहा, चाहे सती प्रथा रहा, चाहे पर्दा प्रथा रहा, जितनी भी हिंदू समाज की परंपराएं हैं, सबको जो है किसी न किसी मुगल बादशाह ने रोकने की कोशिश तो की। लेकिन आप सोचिए कि कोई इसके लिए एक बड़ा कानून या आदेश पारित नहीं किया गया, ना ही कठोरतम तरीके से उन्होंने इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो रीजन ये है क्योंकि बहुमत उस समय हिंदू समाज का था। भले ही मुस्लिम शासन है, लेकिन बहुमत हिंदू समाज का था। तो मुगलों ने कभी भी उस तरह का रेडिकल तरीका नहीं अपनाया, जो है कट्टरपंथी नीतियां उन्होंने हिंदू समाज के खिलाफ नहीं अपनाया। हालांकि औरंगजेब ने अपनाया, हिंदू समाज के लिए हिंदू मंदिरों, उनके प्रतीकों को उसने नुकसान पहुंचाया। लेकिन उससे पहले के जो बादशाह थे उन्होंने कभी इस तरह की बच्चों कोशिश नहीं की। ठीक, बात समझ रहे हैं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आपके महिला समाज के किस महिलाओं ने या किन महिलाओं ने जो है आपके एजुकेशन सेक्टर में यानी साहित्य के क्षेत्र में बच्चों क्या किया है, योगदान दिया है। थोड़ी सी चर्चा हम लोग उनकी भी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा जो है उनकी भी कर लेते हैं कि किस स्त्री समाज ने या किस महिला ने जो है साहित्य और लिटरेचर के क्षेत्र में बच्चों अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, देखिए आपको ये पता है कि मुगल काल हो या एंशियंट एज हो, महिलाओं को शिक्षा के अधिकार जो है बड़े स्तर पर जो है प्रचलित नहीं थे। केवल कुलीन परिवार की महिलाएं ही शिक्षा ग्रहण करती थी। तो जब लेखन की बात होगी तो आप लेखन में भी आप देखेंगे ज्यादातर वो महिलाएं आपको दिखाई देंगी जो बड़े और कुलीन परिवारों से क्या रखती हैं, संबंध रखती हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद आप देखेंगे तो धीरे धीरे महिलाओं के उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गए। अब क्योंकि उपनयन संस्कार से ही शिक्षा का आरंभ होता है मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी में। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में जब संपत्ति का आगमन हुआ तो धीरे धीरे आपके हिंदू समाज में महिला एजुकेशन जो है वो हतोत्साहित किया जाने लगा। ठीक है, वो प्रतिबंधित होने लगा। ठीक, लेकिन कुछ जो कुलीन परिवार थे उसमें शिक्षा की व्यवस्था थी और वही महिलाएं आगे चलकर जो है इस क्षेत्र में बच्चों क्या होती हैं, आगे आती हैं। बाकी अगर हिंदू समाज की हम बात करें तो हिंदू समाज में आप ये जानते हैं कि जाति प्रथा, अलगाववादी मानसिकता बच्चों मध्यकाल में भी काफी प्रभावी रही। ठीक है, और माना जाता है कि जो नारी की स्थिति है वो इस वजह से काफी कमजोर रही क्योंकि उसे आर्थिक और राजनीतिक अधिकार नहीं थे। जब तक आर्थिक और राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे महिला कम्युनिटी को, तब तक वह अपना सशक्तिकरण कर ही नहीं सकती। और इसका प्रभाव जो है आपको मुगल काल, मध्यकाल में भी देखने को मिलता है। उन्हें भी इस तरह की भागीदारी नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ उच्च कोटि की महिलाएं जो है वह लेखिका के तौर पर, कवियत्री के तौर पर बच्चों आपको दिखाई देती हैं, जिन्होंने न केवल अपने साहित्य और कलम से इस बात को सिद्ध किया कि हम भी एक बेहतर नेतृत्व, बेहतर योग्य बन सकते हैं, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ महिलाओं ने अपने वर्चस्व को बच्चों क्या किया, साबित किया। ठीक है, अपने वर्चस्व को राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ महिलाओं ने बच्चों क्या किया था, साबित किया था। तो आइए जरा देखते हैं, अगर हम लेखिकाओं के तौर पर देखें बच्चों तो माना जाता है कि भरत चंद्र की एक कृति है विंध्य सुंदरी। विंध्य सुंदरी में जो राजकुमारी विद्या है, ठीक है, राजकुमारी विद्या की बड़ी तारीफ की गई है। राजकुमारी विद्या मध्यकाल की सबसे ज्यादा विद्वान महिलाओं में गिनी जाती थी। ठीक है, और उनकी चर्चा, राजकुमारी विद्या की जो चर्चा है वो भरतचंद्र के द्वारा, भरतचंद्र हालांकि मेल है, ठीक है, वो एक पुरुष लेखक है, उन्होंने अपनी किताब में उस समय की महिलाओं की विद्वता की चर्चा किया है कि कौन कौन सी महिलाएं उस समय विद्वान थी और कौन कौन सी महिलाएं योग्य लेखिका के तौर पर आगे जानी गई। ठीक है, तो भरत चंद्र की जो किताब है, बुक है, ठीक है, उस किताब का नाम क्या है, विंध्य सुंदरी। ठीक है, विंध्य सुंदरी। विंध्य सुंदरी जो है, इसमें जो है उन्होंने जो चर्चा किया है, जिस विद्वान महिला की बच्चों उन्होंने चर्चा किया है, उनका नाम क्या है, राजकुमारी, राजकुमारी विद्या। ठीक है, इन्होंने बताया है कि भाई महिलाएं भी जो है वह कविता और ज्ञान में क्या थी, पारंगत थी। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने अपने होने वाले पति से दर्शन और धर्म से संबंधित समस्याओं में क्या किया था, शास्त्रार्थ किया था।
यानी राजकुमारी विद्या जो है, इन्होंने अपने पति के ज्ञान को परखा था। पति से इन्होंने क्या किया? शास्त्रार्थ किया। ठीक है, पति से इन्होंने शास्त्रार्थ किया। जैसे आज भी आप लोग वर का चुनाव करते हैं या वधू का चुनाव करते हैं, तो वर और वधू दोनों आपस में मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्ञान की बातें करते होंगे। ठीक है, क्योंकि ज्ञान की बातें करें तो शायद वो संबंध आगे चल ही न पाए। ठीक है, वहां सिर्फ मीठी मीठी बातें होती हैं, बस बैकग्राउंड जानने की लोग कोशिश करते हैं, ज्ञान की बातें नहीं होती हैं। बट विद्या कुमारी ने अपने पति से सीधे बच्चों शास्त्रार्थ किया। ठीक है, और शास्त्रार्थ जो है धर्म और दर्शन, दर्शन माने तर्क, दो विषयों पर उन्होंने अपने पति को परखने की क्या की? कोशिश की। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चों विवाह किया। एक दूसरा नाम आता है इच्छावती का। ठीक है, एक ऐसी ही एक और महिला है जिनका नाम बच्चों इच्छावती है। वह भी संगीत, कविता और साहित्य तीनों में बच्चों पारंगत थी। मध्यकाल की ही है इच्छावती। ये तीन चीजों में पारंगत थी, साहित्य, कविता लिखना और संगीत। ठीक है, ये तीनों की जो है महान ज्ञाता थी इच्छावती। और इसी के साथ बच्चों आपके मानसिंह, मानसिंह जो आपके उनके सॉरी क्या लगेंगे, भतीजे जोधाबाई के। ठीक है, माना जाता है कि जो मानसिंह है बच्चों, मानसिंह की पत्नी जिनका नाम मृगनयनी है, वो बेहद संगीत की मर्मज्ञ थी, संगीत में बेहद निपुण होती थी जो है। ठीक है, तो मानसिंह की पत्नी मृगनयनी ये आपके संगीत में क्या थी? निपुण थी। संगीत का बच्चों इनको बेहद क्या था? ज्ञान था। ठीक है, बहुत अच्छा संगीत ये गाती थी। ठीक, रूप और इसके अतिरिक्त जो है रूपमणि बच्चों, ठीक है, वो महान विद्वान थी रूपमणि। रूपमणि एक दूसरी महिला है जो वेदांग वेदांग शास्त्र, दर्शन आदि की बच्चों क्या थी? ज्ञाता थी। ठीक है, रुक्मणी भी महान विद्वानों में इनकी चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों कहा जाता है कि केशव दास जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, केशव की कविताएं तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th और 12th में। ठीक है, जो अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। ठीक है, एक मिनट, दोनों के बच्चों क्या थे? ये समकालीन थे केशव जी। केशव जी जो है इन दोनों के क्या थे? समकालीन थे। कहते हैं कि केशव जी के समय जो है, केशव जी के समय माना जाता है कि केशव जी के समय के विषय में कहा जाता है कि केशव दास जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ये जो ओरछा के राजा थे बच्चों, ठीक है, ओरछा के जो राजा थे जिनका नाम था इंदर सिंह, उनके दरबार में पहले थे। और कहते हैं कि उनके दरबार में 6 नर्तकियां रहा करती थी, जिनकी चर्चा केशवदास ने किया है अपनी किताब में। और वो बताते हैं कि जो छो छो जो सॉरी जो 6 नर्तकियां हैं, ठीक है, उन नर्तकियों के विषय में वो कहते हैं कि उन नर्तकियों ने भी साहित्य लेखन का काम किया था। उसमें एक नर्तकी की चर्चा उन्होंने किया है जिसका नाम है बंसीदास। ठीक है, बंसीदास, और उसने किताब लिखी है मानस मंगलम, जिसकी चर्चा केशवदास ने किया है। केशवदास जो आपके अकबर जहांगीर के समकालीन हैं, अकबर और जहांगीर के बच्चों समकालीन हैं। और ये जो है ओरछा के राजा, ओरछा के राजा के दरबार में 6 नर्तकियों की चर्चा करते हैं। और उसमें कहते हैं एक जो है क्या है? वंशीदास है, जिसने एक किताब लिखी थी मानस मंगलम। ठीक, तो ये चर्चा आपके केशवदास के द्वारा बच्चों की गई है, जो अकबर के क्या है? समकालीन है। राजस्थान क्षेत्र में भी कुछ इस तरह की विद्वान महिलाओं की चर्चा की गई है, जिसमें चंपा रानी का नाम बड़ा फेमस है। ठीक है, राजस्थान में चंपा रानी महान साहित्यकार थी। चंपा रानी जो है ये क्या थे? महान साहित्यकार थे।
ठीक है। चंपारानी जो है वो क्या थे, महान साहित्यकार थे। तो राजस्थान में भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पर बच्चों महिलाएं नहीं थी। मीराबाई आपकी महान कवियत्री के तौर पर जानी जाती हैं। सगुण भक्ति, खासतौर से सगुण भक्ति में भी कृष्ण भक्ति शाखा की महान कवि थी मीराबाई। ठीक है, उनका नाम भी आपके राजस्थान के इतिहास में गौरव से लिया जाता है। ठीक है, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, ठीक है, उसकी टीका जो है राग गोविंद बच्चों हो गया। ठीक, ये सारी चीजें इसी समय की हैं, मीराबाई के समय की हैं, मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं। और दूसरी चीज जो है, कहते हैं कि अकबर के समकालीन जो है, अकबर के समकालीन एक और महिला थी जो मुस्लिम महिला थी, जिनका नाम था बाबरी साहिब। ठीक है, अकबर के समकालीन थी, अकबर के समकालीन एक महिला थी जिनका नाम था बाबरी साहिब। ये भी महान विद्वान थी, बाबरी साहिब। ठीक है, ये भी आपकी महान विद्वान महिला थी मुगल काल की। ठीक है, इन्होंने भी कई किताबें लिखा हुआ है बाबरी साहिब ने। और ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की महान ज्ञाता थी। दोनों भाषा बच्चों, उर्दू और हिंदी, दोनों भाषाओं पर इनकी सामान्य पकड़ थी। ऐसा नहीं था कि एक भाषा का ज्ञान कम है और दूसरी भाषा का ज्ञान ज्यादा है। ठीक है, इसी के साथ विट्ठल दास, विट्ठल दास भी एक महान रचनाकार रहे हैं। विट्ठल दास के समय उनकी एक शिष्या थी गंगाबाई। ठीक है, और गंगाबाई के विषय में कहा जाता है कि गंगाबाई पद्य की महान ज्ञाता थी। पद्य माने काव्य लिखने की। ठीक है, ये विट्ठल दास की शिष्य थे गंगाबाई, और गंगाबाई जो है कई काव्यों का बच्चों निर्माण करती हैं। इन्हीं की समकालीन एक और थी जिनका नाम है सोन कुमारी। ठीक, दोनों का नाम याद रखिएगा। विट्ठल दास के ही समकालीन जो है, ठीक है, एक तो बच्चों इनके हैं सोम कुमारी, और दूसरा जिनके विषय में मैंने बताया कि इनकी जो शिष्या है, ठीक है, गंगाबाई, वो जो है काव्य की महान प्रमुख माने वो ज्ञाता थी। ठीक है, शिष्या गंगाबाई। ठीक, तो गंगाबाई जो है ये क्या है, ये काव्य की महान ज्ञाता है। ठीक है, ये काव्य की महान ज्ञाता है। ये विट्ठल दास के बच्चों क्या है, समकालीन है, दोनों महिलाएं। हालांकि अभी मध्यकाल ही चल रहा, मध्यकाल बीता नहीं है। ठीक है, मध्यकाल बच्चों बीता नहीं है। ठीक, अच्छा, एक नाम और आपसे पूछा जा सकता है। एक मुस्लिम महिला थी बच्चों, और मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम, उनका नाम था ताज। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कृष्ण भक्त थी। कोई मुस्लिम महिला हिंदू समाज की धार्मिक परंपराओं की भक्त बन जाए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां से क्वेश्चन बच्चों बन सकता है। माना जाता है कि न केवल ये कृष्ण की भक्त थी, बल्कि इन्होंने ब्रज भाषा सीखा भी था। ठीक है, ब्रज भाषा इन्होंने क्या किया, सीखा। और ब्रज भाषा सीखा ही नहीं, ब्रज भाषा में इन्होंने कविताएं भी किया। इन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखी। इन्होंने क्या किया, ब्रज भाषा में क्या किया, कविता लिखी। ठीक, तो ब्रज भाषा में बच्चों इन्होंने कविता लिखी। और ये नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक मुस्लिम समाज की महिला है, ताज, और इन्होंने हिंदू कृष्ण भक्ति शाखा को स्वीकार किया, सगुण भक्ति शाखा को, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। इसको आप भूलिएगा मत। ठीक है, और जिनके नाम की चर्चा भी मैंने किया था, ओरछा के राजा की, तो ओरछा के राजा के बारे में कुछ और भी एक जानकारी है जिसको आपको जानना चाहिए, वो है मयूर अली। ठीक है, माना जाता है कि ये राग मार्गी कवियत्री थी मयूर अली, ओरछा के राजा के यहाँ ही थी। ठीक, माना जाता है कि ओरछा के राजा के यहाँ, ठीक है, रागमार्गी शाखा की मयूर अली जो है, और एक नाम देखिए मिस कर रहा हूं मैं। ठीक है, उनका नाम है चंद्रावली। ठीक है, एक तो ये तो हो गई बच्चों मयूर अली। कितने नाम है, कितना याद रखा जाए। मयूर अली हो गई, और मयूर अली जो है ये ओरछा के राजा के यहाँ थी। ठीक है, और दूसरा जो है
चंद्रावली, दोनों अली हैं इसलिए मैंने दोनों को एक साथ याद किया था। आपको भी कुछ न कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा। चंद्रावली ये बंगाल की थी और ये दोनों पूर्व मध्यकाल के हिंदू समाज की जो है बड़ी महान कवयित्रियों में बच्चों गिनी जाती हैं। ठीक है, और माना जाता है कि इन्होंने कई रचनाओं को लिखा भी, खास तौर से जो है बंगाल की चंद्रावली ने इन्होंने रामचरित पर टीका लिखी थी। रामचरित ये किसकी है? संध्याकर नंदी की है। संध्याकर नंदी की किताब है ये, जिस पर इन्होंने बच्चों टीका लिखी थी। इसने चंद्रावली ने, तो चंद्रावली ने काफी काम किया है। ठीक है, और चंद्रावली के विषय में पूछा भी गया है। ठीक, मुगल काल में जो है रीति काल के भी कई कवि थे। जैसे जब आप हिंदी साहित्य का विकास जब आप पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य के विकास में आप पढ़ेंगे कि भाई आपका आदिकाल, वीरगाथा काल, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है, भक्ति काल, तमाम तरह से हिंदी साहित्य के विकास को डिवाइड किया गया है। तो मुगल काल में जो है आपको रीति काल की जो है कई कवियां बच्चों आपको दिखेंगी। ठीक है, रीत काल की खास विशेषता क्या थी? उनका जो लेखन होता था वो श्रृंगार प्रधान होता था। ठीक है, रीति काल के लेखन की जो खास विशेषता है वो क्या है? श्रृंगार प्रधान कविताएं। ठीक है, जिसमें आपका प्रवीण राय है, रूपमती है, ठीक है, तीन तरंग है, ये उस समय की कुछ महान प्रमुख क्या है रचनाएं हैं जिनको जानना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से पूछेगा। ठीक है, और इसमें भी एक आता चूंकि क्षेत्र बच्चों आपका वही ब्रज वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें ओरछा के राजा की चर्चा फिर आती है रेतकाल के कवियों में। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो है, कहते हैं कि मधुकर शाह, जो यहाँ के ओरछा के राजा थे। ठीक है, ओरछा के राजा मधुकर शाह के दरबार में रहने वाले एक कवि ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था कोक शास्त्र। उनके लेखक का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये ओरछा के राजा मधुकर शाह के दरबार में ही लिखी गई थी। इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, राइटर का नाम आप लोग देख लेना। ठीक है, मधुकर शाह जो ओरछा के राजा हैं, इनके दरबार में लिखी गई किताब है कोक शास्त्र। कोक पंडित ऐसे कुछ नाम उनका है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोक शास्त्र जो किताब है, ठीक है, ये लिखी गई थी इन्हीं के समय जो है, इन्हीं के समय बच्चों ये लिखी गई थी। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। कहते हैं कि शाहजहां के समय बच्चों, जब मुगल काल में शाहजहां का शासन था तो शाहजहां के समय जो है एक हिंदू कवियत्री थी जिनका नाम था काकरेची। हिंदू कवियत्री थी जिनका नाम बच्चों क्या था? काकरेची जी। ठीक है, काकरेची जी। अब सोचिए इस तरह के नाम बच्चों आपको याद भी नहीं होंगे। ठीक है, ये प्रमुख कवियत्री थी। माना जाता है कि जो आपके हिंदू समाज के देवता हैं, जो ठाकुर जी, जिनको आप कृष्ण कहते हैं ना, कृष्ण जी को ठाकुर जी कहा जाता है, उनको बच्चों ये बहुत मानती थी। ठीक है, और इनका जो संबंध है वो नरहर दास से था। नरहर दास महान लेखक हैं बच्चों आपके मेवाड़ के। ठीक है, मेवाड़ के नरहर दास से इनका संबंध था। ठीक है, मेवाड़ के नरहर दास से, मेवाड़ के नरहर दास से इनका संबंध था। काकरे जी मैंने इसलिए बता दिया, यहाँ पे इनको पूछा जा सकता है। ठीक है, कहते हैं औरंगजेब के समय में एक नाथी नामक कवियत्री थी। ये तो हो गई काकरे जी। ठीक है, औरंगजेब के समय हिंदू कवियत्रियों में कौन था? तो नाथी। औरंगजेब के समय कौन था बच्चों? नाथी। ये आपकी कवियत्री थी, नाथी कवियत्री, जो औरंगजेब की समकालीन है। ठीक है, मानते हैं कि नाथी जो थी बच्चों ये भक्ति काल की कविताएं लिखा करती थी। इनका जो लेखन था वो किस पे था? भक्ति काल पे था। और भक्ति काल के साथ साथ इन्होंने संस्कृत में भी कई जो है इन्होंने साहित्य का निर्माण किया है। ठीक है, और औरंगजेब के ही समकालीन है आपके रघुनाथ अभ्युदय। रघुनाथ अभ्युदय, रघुनाथ हालांकि ये महिला नहीं है। ठीक है, रघुनाथ अभ्युदय ये भी हिंदू लेखकों में एक महान
कार्य इन्होंने भी किया है, काफी बड़ा योगदान इन्होंने भी दिया है। रघुनाथ अभ्युदय ने, ये इनकी वाणी को जो है बड़ा मधुर माना जाता है, मधुर वाणी के लेखक के तौर पर ये जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने भारत आपके कई धार्मिक ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया था। ठीक है, और अनुवाद करने के साथ साथ जो है इन्होंने आपके कई संस्कृत ग्रंथों पर टीका भी लिखी है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, वो इस समय की सबसे जो प्रमुख माने कवित्री थी, वो है प्रियंबदा। ठीक है, और प्रियंबदा जो है श्याम रहस्य नामक उन्होंने एक गीत लिखा था जो काफी फेमस हुआ था। ठीक, और वो भी आपके मुगल काल की ही थी प्रियंबदा। इन्होंने जो गीत लिखा था, हालांकि ये काव्य लेखिका थी। ठीक है, गीत काव्य इन्होंने लिखा था। ठीक है, और यह गीत काव्य जो है इनका काफी फेमस हुआ था, काफी प्रसिद्ध हुआ था गीत काव्य जो है। ठीक, तो प्रियंबदा का जो गीत काव्य है उसका नाम क्या था? श्याम रहस्य। श्याम रहस्य जो है, ठीक है, तो ये श्याम रहस्य नाम से इनका जो गीत है वो काफी प्रसिद्ध हुआ था। तो महिलाओं के संदर्भ में हमने काफी चीजें बच्चों आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर चीजें जानी चाहिए। ठीक, आपको इतने के अंदर चीजें हो जानी चाहिए। जब भी आपका प्रश्न आए, कोई क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और अगली जो हमारी क्लास होगी मुगल काल का, अब मुगल काल का प्रशासन बचा है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था बची है। ठीक है, उन पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दो तीन क्लासेस आपकी मुगल काल पे अभी और होंगी, तब जाके आपका मुगल खत्म हो जाएगा और मॉडर्न आपका जो है, ठीक, वो आपका चलता है।